हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ की कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम पहले कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की। तो सबसे पहले इसका पूछ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन कब हुआ। 12 दिसंबर 1961 को। कब हुआ? 12 दिसंबर को। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए आया था। किस तरीके से क्या होता था, पहले वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती थी तो जो ये कंपनी वाले हैं ना, काम नहीं देते थे वुमेन को कि ये तो छुट्टी लेके बैठ जाएगी या इसके बच्चे के लिए हाफ डे लेती रह जाएगी, ये काम पे इम्पेक्ट पड़ेगा या कुछ भी अलग रीज़न लगा लो आप। इस तरीके से वुमेन को काम नहीं मिलता था। ठीक है। तो ये इस एक्ट को इसलिए लाया गया कि वुमेन को एक एसेट की तरह ट्रीट करा जाए इस पीरियड में भी। ठीक है। तो क्या है, ये रेगुलेट करने के लिए आया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो उसमें ना मैटरनिटी बेनिफिट और रिलेटेड बेनिफिट्स दिए जाएंगे वुमेन को। ठीक है। किस किस पे अप्लाई होगा? कोई भी कंपनी या फैक्ट्री मान लो जिसमें क्या है 10 या 10 से ज़्यादा लोग, क्या है 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये वुमेन का मैटरनिटी एक्ट लगेगा। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एरियाज़ कवर होते हैं ये याद रखना। फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, शॉप्स। ठीक है। दुकानें वगैरह हैं, दुकान पे कोई वुमेन काम करती है, प्लांटेशन में काम करती है, माइंस में काम करती है, फैक्ट्री में काम करती है। और इन सब की डेफिनेशन अपने अलग अलग एक्ट में दी है। जैसे माइन एक्ट की डेफिनेशन माइन वाले एक्ट में दी होगी, माइन की। ठीक है। फैक्ट्री में फैक्ट्री वाले एक्ट में दी होगी। प्लांटेशन के लिए एक अलग से एक्ट होता है, उसमें उसकी अलग से डेफिनेशन दी होती है। ठीक है। अब कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे क्या है एक्वेस्टेरियन या एक्रोबेटिक्स या अदर परफॉर्मेंस होती है, उन वाली वुमेन्स को भी काउंट करा गया है इसमें। ठीक है। किस पे अप्लाई नहीं होगा? अब ये देखो, पूरी इंडिया में लागू होता है। ठीक है। ये तो आपको कहने वाली कोई बात ही नहीं है, पूरे इंडिया में ये एक्ट लागू होता है। ठीक है। कहाँ पे लागू नहीं होगा? जहाँ ESIA वाला एक्ट लग जाता है ना, वहाँ पे ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ही वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाते हैं इस एक्ट के अंदर भी। ठीक है। तो जहाँ ये एक्ट लगेगा वहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लगेगा। ये एक तरीके की एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें ना कुछ डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। जैसे चाइल्ड किसे बोला है, इसमें चाइल्ड में ना स्टिल बोर्न चाइल्ड को ऐड करा है। स्टिल बोर्न का मतलब क्या होता है? जब क्या है कि वुमेन प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा करने वाली होती है, उस टाइम पे बच्चा मर जाए, मृत शिशु को बोलते हैं। ठीक है। डिलीवरी में क्या होगा? बर्थ ऑफ चाइल्ड। जब बर्थ ऑफ चाइल्ड होता है उसको डिलीवरी बोला जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे? देखो, मैटरनिटी बेनिफिट में क्या डेफिनेशन में क्या बोला है इसमें कि वुमेन को वेजेस किस रेट से मिलेगी? जो एवरेज डेली वेजेस उसको पहले मिलती थी ना, उसी के बेसिस पे मिलेगी। ठीक है। मैटरनिटी पीरियड के टाइम पे उतनी वेजेस मिलेगी जितनी उसको पहले मिलती थी। इस्टेब्लिशमेंट में क्या बोला है इसे? फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, शॉप्स वगैरह को इसने इस्टेब्लिशमेंट बोला है, पर इनको अलग से डिफाइन किस में करा गया है? अपने अपने पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि कोई भी एम्प्लॉयर या कोई कंपनी का मालिक जो है ना, कोई भी वुमेन को, ऐसी वुमेन ड्यूरिंग 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी और मिसकैरेज, मतलब किसी ने बच्चा दिया है या उसका मिसकैरेज हो गया है, ठीक है, तो वो 6 वीक तक वो वुमेन वॉलेंटरली अगर अपनी खुद की मर्ज़ी से काम करना चाहे ना, तो भी वो काम नहीं कर सकती, या कोई कंपनी का मालिक भी उससे ये जानते हुए कि उसने अभी 6 वीक ही हुए हैं, विद इन द 6 वीक डिलीवरी या मिसकैरेज के, उसे काम नहीं दे सकता, क्योंकि ये कम्प्लीटली रेस्ट का पीरियड होता है। इसमें वुमेन की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये क्लोज बनाया गया है। ठीक है। इसको याद रखना कि कोई भी किसी का मिसकैरेज हो गया है तो इमीडिएटली ड्यूरिंग जो 6 वीक होते हैं वो खुद भी काम नहीं करेगी, ना ही कोई कंपनी उसे काम दे सकती है। ये क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है। और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उससे कुछ उल्टी पुल्टी जगह काम नहीं कराया जाएगा, हजार्डस काम नहीं कराए जाएंगे उससे। ठीक है। और कोई ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जिससे उसकी प्रेगनेंसी पे इम्पेक्ट पड़े। ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 5 क्या बात करता है? राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे? पहले देखो, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कोई भी वुमेन 80 डेज या उससे ज़्यादा किसी कंपनी में, मतलब 1 साल का पीरियड है, ठीक है, 12 मंथ का पीरियड लेके चलते हैं, उसमें क्या है 80 दिन काम करी है, 80 दिन या 80 दिन से ज़्यादा काम करी है वहाँ पे, तो वो इस एक्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना 2017 में क्वेश्चन पूछा था। देखो, सबसे पहले क्या था, जब ये एक्ट आया था ना, तब कितने दिन की छुट्टी मिलती थी? 12 वीक की।
ठीक है। पर 2017 में क्या कर दिया, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 26 वीक। कितना कर दिया, 26 वीक। और ये 26 वीक की छुट्टी भी कैसे लेगी वो, पहले 8 वीक की तो ले लेगी डिलीवरी से पहले, और 18 वीक की लेगी डिलीवरी के बाद। ठीक है, समझ में आया। 8 वीक की पहले ले लेगी, ये जैसे इस दिन बच्चा दिया तो यहाँ से 8 वीक की छुट्टी वो पहले ले सकती है और 18 वीक की बाद में। ठीक है, फिर ये तो आ गया 26 वीक वाला क्लोज। अब क्या है, ये वाला क्लोज किसके लिए था, जिसके अप टू मतलब 1 या 2 बच्चे हैं, ये क्लोज उसके लिए था। ये क्या है, 2 से ज़्यादा वाले के लिए। ठीक है, थर्ड चाइल्ड के लिए। थर्ड चाइल्ड के केस में क्या होगा, 12 वीक की मिलेगी। ठीक है, लीव कितने मिलेगी, 12 वीक की। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से ये बना के पूछ लेते हैं, 2 और मोर। अप टू 2 के लिए हो गया 26 और 2 से ज़्यादा के लिए हो गए 12 वीक। ठीक है, थर्ड चाइल्ड के केस में क्या है, 12 वीक की छुट्टी मिलेगी। फिर हम बात करते हैं अडोप्टिव एंड कमीशनिंग मदर। अब कुछ मदर्स क्या होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, बच्चा नहीं दे सकती, तो वो अडोप्ट करती है बच्चों को। तो जो अडोप्ट करती है उनके लिए भी 12 वीक तक की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, कमीशनिंग मदर कौन सी होती है, वो वाली मदर जो सैरोगेसी से बच्चा करवाती है। ठीक है, किससे, सैरोगेसी से जो बच्चा कराती है वो वाली मदर। जैसे कोई वुमेन है, उसने अपने एग किसी दूसरी वुमेन को दिए, तो ये वाला बच्चा पैदा करके देगी, तो इस वुमेन को जब ये बच्चा हाथ में आ जाएगा जिस दिन, उससे 12 वीक तक की इसको छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, कमीशनिंग मदर का मतलब समझ में आया आपको। अब देखो, वन लाइनर में आपको इजीली याद रहेगा, जिसको 1 या 2 बच्चे हैं उसको 26 वीक की छुट्टी मिलेगी। थर्ड चाइल्ड के केस में मिलेगी 12 वीक की। ठीक है, 6 वीक की पहले, 6 वीक की बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं मिसकैरेज की। किसी का मिसकैरेज हो गया तो उसको भी ना 6 वीक की पेड लीव मिलेगी। ये कौन बात करता है, सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है, किसी वुमेन का मिसकैरेज हो गया तो मिसकैरेज होने के बाद उसे 6 वीक की छुट्टी दी जाएगी। पर अगर वो वुमेन बीमार है, कॉन्टीन्यूसली बीमार चल रही है मिसकैरेज के बाद, तो उसे अप टू 1 मंथ, ठीक है, अप टू 1 मंथ की छुट्टी भी मिल सकती है। ये किस में बात करी गई है, सेक्शन 10 में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि चाइल्ड की डेथ हो गई पैदा होते ही, तो उसके बाद उस मदर को कोई बेनिफिट मिलेगा, हाँ, पूरे वही बेनिफिट मिलेगी जैसा एक वुमेन एक बच्चे को पैदा करने के बाद मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट उसे भी मिलेंगे। फिर क्या होता है, एक ऐसा केस भी होता है, एक केस में तो बच्चा मर गया, तब तो उसे जितना बेनिफिट पहले मिल रहा था वो सब मिलेंगे। अब एक केस में क्या हुआ, मदर की डेथ हो गई। ठीक है, बच्चा जीवित है, मदर की डेथ हो गई। अगर मदर की डेथ हो गई तो पेमेंट कब तक मिलेगी, मैटरनिटी लीव वाली, डेथ वाले दिन तक। ठीक है, और अगर बच्चा सर्वाइव कर गया तो उसके गार्जियन को जो रिमेनिंग बेनिफिट है उसको गार्जियन को मिलेंगे, मतलब फादर को मिल जाएंगे या फिर दादा दादी है उनको मिल जाएंगे। ठीक है, जो इमीडिएट उस बच्चे की देख रेख करेगा उसे मिलेंगे। समझ में आया आपको। मिसकैरेज के केस में क्या है, 6 वीक की छुट्टी मिलेगी और अप टू 1 मंथ तक की मिल सकती है अगर इलनेस चल रही है उसकी कंटिन्यू। अगर बच्चे की डेथ हो गई है तो मदर को फुल मतलब रेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना यार, रेस्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो फुल मैटरनिटी लीव मिलेगी उसे, जितनी एक नॉर्मल वुमेन को मिलती है। अगर मदर डाई हो गई तब तो वो टिल डेथ तक, जब जिस दिन मरी है उस तक का बेनिफिट मिलेगा उसे। अगर बच्चा जीवित रह गया तो उसके गार्जियंस को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर की, जो सेक्शन 20 और 21 में बात करता है। ठीक है, एम्प्लॉयर को ना एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें रिकॉर्ड होगा, नोटिस होगा। ठीक है, उसको एक इंस्पेक्टर भी अपॉइंट होता है जो ये चीज़ों को देखता है। अब ये रजिस्टर पूछ लेते हैं कि कितने टाइम तक का मेंटेन होना चाहिए, तो ये अप टू 2 ईयर तक का। ठीक है, 2 साल तक का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए एम्प्लॉयर के पास। अब देखो सेक्शन 6 की बात करते हैं, इसमें है नोटिस। अब एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उससे छुट्टी चाहिए, तो इसके लिए नोटिस देना पड़ता है। जो वुमेन प्रेग्नेंट है वो अपने एक नोटिस देगी कि मैं लीव चाहती हूँ और अपने मैटरनिटी बेनिफिट चाहती हूँ। जैसे ही वो ये नोटिस देगी, एम्प्लॉयर को अप्रूवल देना पड़ेगा और जो बेनिफिट है उसे पे करनी पड़ेगी। नोटिस का क्या रहेगा, वुमेन क्या है 7 वीक पहले ही बता देगी एम्प्लॉयर को कि मैं छुट्टी लेने वाली हूँ, तो नोटिस दे दिया उसने। पर अगर वो नोटिस नहीं देती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो नोटिस देना भूल भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उसे बेनिफिट मिलेंगे। वो अपने बेनिफिट कैसे क्लेम कर सकती है, आफ्टर डिलीवरी वो नोटिस दे देगी, तो उसके बाद एम्प्लॉयर को पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है,
पेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, देखो जो ना मैंने बताया था कि 8 वीक तक वुमेन पहले काम करती है और 18 वीक तक बाद में काम करती है, ठीक है। तो ये वाले वीक का एडवांस में मिल जाएगा उसे पेमेंट, ठीक है, और ये वाले वीक का बाद में आके ले लेगी वो, ठीक है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी देने के तुरंत बाद वो अपना आएगी और पैसे लेके चली जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, ये समरी में डाल दी है मैंने कि क्या क्या प्रोविज़न है, कौन से सेक्शन में है, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पता ही चल गया आपको कि 6 वीक की पोस्ट डिलीवरी के बाद मिसकैरेज हो गया या पोस्ट डिलीवरी के बाद कोई काम पे नहीं रखेगा वुमेन को, ये उनका रेस्ट का पीरियड है। राइट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, 26 वीक की लीव मिलेगी 2 या 2 से कम वाले चाइल्ड के लिए, 12 वीक की मिलेगी अडॉप्टिव, कमिश्निंग चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड के केस में, ठीक है। मेडिकल बोनस क्या मिलता है, 3500 रुपये मिलेंगे इफ़ नो फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइडेड, अगर कोई मेडिकल केयर प्रोवाइडेड नहीं है तो उसको 3500 रुपये दी जाएंगे। मिसकैरेज के केस में क्या होगा, 6 वीक की मिलेगी, अगर अबॉर्शन या मिसकैरेज केस में 6 वीक की छुट्टी मिलेगी। इलनेस लीव में क्या होता है कि अगर मिसकैरेज के बाद वो 1 महीने तक बीमार ही चल रही है वुमेन तो अप टू 1 मंथ तक की उसको और एक्स्ट्रा में छुट्टियाँ मिल जाएगी। नर्सिंग ब्रेक क्या होता है, 2 ब्रेक मिलेंगे पर डे जब तक बच्चा 15 मंथ्स का नहीं हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रैच फैसिलिटी की, ये हमने ना फैक्ट्री एक्ट में भी देखी थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने एम्प्लॉयज़ होने के बाद, मतलब कितने लेबर काम कर रहे होंगे या कितनी वर्किंग क्लास काम कर रही होगी किसी फैक्ट्री में, तो उसके बाद क्रैच फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है, 50+ एम्प्लॉयज़ जहाँ पे होंगे वहाँ पे ये फैसिलिटी मिलेगी। ये सेक्शन 11A में बात करता है। और सेक्शन 12 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल, मतलब कि वुमेन को मैटरनिटी लीव के दौरान निकाला नहीं जा सकता। और क्रैच फैसिलिटी में एक और बेनिफिट भी है, 4 विजिट मिलती है पर डे इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल, ठीक है। रेस्ट इंटरवल को भी इंक्लूड करा जाएगा, उसके अलावा रेस्ट इंटरवल प्लस 3 अलग से विजिट दी जाएगी क्रैच फैसिलिटी में, ठीक है। क्रैच फैसिलिटी मैंने अच्छे से समझाया था आपको फैक्ट्री एक्ट में, किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो जाके देख सकते हो। अब हम देखते हैं पेनल्टी क्या क्या मिलेगी। जो सेक्शन 21A क्लोज है ना, उसमें बोलते हैं फेलियर टू पे मैटरनिटी बेनिफिट और डिस्चार्ज और डिसमिसिंग ए वुमेन, अगर मतलब कोई वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिए हैं या उसको निकाल दिया है तो उसमें क्या होगा, मिनिमम 3 मंथ तक की जेल, ये तो कंपलसरी है, उसके साथ फाइन भी लग सकता है, ठीक है। 3 मंथ या 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2000 से 5000 तक का फाइन लग सकता है। सज़ा तो होगी, उसके साथ ये एक्स्ट्रा में लग सकता है, ठीक है। फिर क्लोज 2 की बात करते हैं, ये है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज़ प्रोवाइडेड, तो उसमें क्या हो जाएगा, अप टू 1 ईयर या 5000 तक का फाइन। और अगर तुमने रजिस्टर वगैरह मेंटेन नहीं करा हुआ है तो भी 1 साल तक का लग जाएगा तुम्हें फ़ाइन, ठीक है। 1 साल तक की जेल और 5000 तक का फ़ाइन। चलिए अब हम MCQs देखते हैं। फर्स्ट MCQs क्या बात करता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वुमेन को मिलता है वो कौन सा है, कौन सी वुमेन एलिजिबल होगी, जो 80 डेज़ काम करी है 12 मंथ में, ठीक है। 12 महीने में किसी कंपनी में 80 दिन काम करी है वो या उससे ज़्यादा, तो वो एलिजिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, आफ्टर 2017 से पहले कितने टाइम तक का था, 12 वीक की। 2017 के बाद अब कितने टाइम की छुट्टियां मिल रही हैं, 26 वीक की। तो यही पूछा है कि मैक्सिमम पीरियड कितने तक छुट्टियां ले सकती है वुमेन, तो वो होता है 26 वीक, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन किस बारे में बात करता है कि किसी वुमेन को 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में कितना बेनिफिट मिलेगा, तो 12 वीक का, ठीक है। अब वुमेन जिसके 1 या 2 ही चाइल्ड हैं उसको मिलेंगे 26 वीक, जिसको 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा कितना हो गए, 3, थर्ड चाइल्ड के केस में कितना होगा, 12 वीक की, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका B। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें बोलते हैं कि मिसकैरेज के केस में लीव कितने तक की मिलेगी, तो हमें पता है 6 वीक की। पर मिसकैरेज के बाद अगर वो वुमेन बीमार चल रही है ना, उसकी इलनेस चल रही है कॉन्टीन्यूस, तो उसको अप टू 1 मंथ तक की भी एक्स्ट्रा से लीव मिल जाएगी, ठीक है। और ये सारी पेड लीव की बात चल रही है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा कवर्ड नहीं है इस एक्ट में। माइंस वाली हमने देखी, वुमेन कवर्ड थी। प्लांटेशन वाली कवर्ड थी। ESI एक्ट वाली कवर्ड नहीं थी, ठीक है।
ESI वाली कवर्ड नहीं थी वुमेन, तो इसका हो जाएगा सी। जिसमें भी 10 वर्कर काम कर रहे हैं या 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ ये एक्ट लागू हो जाएगा, ये बात भी हमने देखी थी। फिर हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। मिनिमम डेज कितना वर्क करना चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, तो वो होता है 80 डेज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। इसमें से कौन सी वुमेन है जो इस एक्ट के अंदर कवर्ड है। तो अडोप्टिव मदर हमें पता है, जो बच्चे अडोप्ट करती हैं वो वाली मदर थी इसमें। कमिश्निंग मदर मतलब सरोगेसी वाली, ये क्लोज भी 2017 के बाद आया है, ठीक है। सरोगेट मदर नहीं होती। अब इस दोनों में डिफरेंस देखो आप, ये वुमेन है जिसने अपने एग दिए हैं और ये वुमेन है सरोगेट मदर जिसने बच्चा पैदा करके इस वुमेन को दिया है, तो इसको छुट्टियां मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, ठीक है। सरोगेट मदर नहीं है इंक्लूडेड, कमिश्निंग मदर इंक्लूडेड है। दोनों में डिफरेंस देख लेना अच्छे से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 2, ठीक है। सरोगेट क्या होती है, जो बच्चा पैदा करके देती है, और जिसके पास बच्चा आता है वो होती है कमिश्निंग मदर। अब ये है PYQs, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या बात करता है, अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए फीमेल एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल टू लीव विद वेजेज एज मैटरनिटी बेनिफिट फॉर गिविंग बर्थ। तो इसमें बोल रहा है कि 3rd चाइल्ड को बर्थ दे रही है वुमेन, तो उसके कितने वीक तक की छुट्टियाँ मिलेगी, तो उसको मिलेगी 12 वीक की, ठीक है। 26 नहीं है, 12 है, बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर आता है 9th क्वेश्चन, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना 2017 के पहले का है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 12 वीक, क्योंकि इसमें 26 वीक तो दिया ही नहीं हुआ है ना। तो पहले वुमेन को कितने 12 वीक तक की छुट्टियां मिलती थी, अब कितने की मिलती है 26 वीक की पेड लीव, मतलब उसको पैसा दिया जाएगा घर बैठी को। अब इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको चाहते हैं कि ये वाला एक्ट मैं पहले कवर करूं, कोई भी एक्ट आपके दिमाग में है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं वो वाला एक्ट पहले कवर करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।